एक बार जो जो भी लोग हैं, तो मेरी आवाज़ अगर ठीक से सुनाई दे रही है तो प्लीज़ आप कमेंट एक बार कर दीजिए। और आपके एक दो कमेंट देखने के बाद विद इन 30 सेकेंड 40 सेकेंड आई स्टार्ट इट। ओके, आयनो से रिप्लाई आ गया है कि आप ओके, इट सीम्स कि आप मुझे देख भी पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ग्रेट, तो शुरू करते हैं। समय थोड़ा कम है, काम ज़्यादा है, और जो काम दिया गया है मुझे, थैंक यू। तो मैं शुरू कर रहा हूँ इसमें। आजकल के माहौल में इस समय अगर आप देखें तो हर जगह लोग डरे हुए हैं, और जैसे कि इंसान आज से पहले कभी मरे नहीं, और मरने का कारण सिर्फ कोरोना रह गया है और कोई कारण नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और अब जून पे हम आ गए हैं, और इतनी सारी दवाइयों की बात चल रही है, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी मलेरियन एंड एंटीपायरेटिक, सारी दवाइयाँ। और आपने देखा एक एक करके दवाइयाँ फेल होती गई हैं, एक एक करके दवाइयाँ फेल होती गई हैं कोरोना की। तो कोरोना की कोई दवाई क्यों नहीं अब तक बन के आई है? आज हम बात करेंगे सिर्फ कोरोना की नहीं, दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब की बात करेंगे। और क्योंकि कोरोना के दौर चल रहा है, तो थोड़ा सा मैं 10 मिनट आपको कोरोना के लिए लूंगा, बाकी समय बाकी बीमारियों के लिए, ताकि हम ओवरऑल हम समझ पाए मामला क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पहली बात है और सब मेरे इस पूरे लेक्चर का आखिरी बात है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि बीमारी की, किसी भी बीमारी की, कोरोना छोड़ दीजिए, किसी भी बीमारी की कोई दवा एलोपैथिक मेडिसिन कभी बन नहीं सकती। किसी भी बीमारी की कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन क्या होता है, वो बाकी आयुर्वेद से या होम्योपैथ से कैसे अलग होता है, नेचुरोपैथी से कैसे अलग अलग होता है, मैं आपको बताऊंगा इसमें। लेकिन कोरोना की कोई दवा नहीं बन सकती, या किसी भी बीमारी की कोई दवा नहीं बन सकती, खासतौर पे इन्फेक्शियस डिजीज की नहीं बन सकती, और वायरस की तो बिल्कुल नहीं बन सकती। वायरस की ना तो मेडिसिन बन सकती ठीक करने की, ना ही उसको रोकने की, प्रिवेंट करने की कोई वैक्सीन बन सकती है। इसका जो कारण है वो आप एज ए नेचुरोपैथी आपको समझना बड़ा आवश्यक है। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि वैक्सीन क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हम कॉमन लोगों तक पहुंचते हैं, और हम जो समझेंगे वही हम लोगों तक पहुंचाएंगे, असलियत पहुंचाएंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जनवरी से पूरी दुनिया और हमारा देश खास तौर पे वेट कर रहा है कि कब वैक्सीन आएगा। हमारे प्रधानमंत्री अक्सर बोल रहे हैं वैक्सीन आने वाला है, वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं। वो एक झूठी दिलासा तो हो सकती है, लेकिन उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें कोई कोई ऐसे सॉलिड एविडेंस नहीं है। वैक्सीन कभी बन नहीं सकती इसकी। उसके कारण से मैं शुरू करता हूँ क्यों नहीं बन सकती। किसी भी वायरस की नहीं बन सकती। मैं सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा, किसी भी वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकती। ये एज ए आईएनओ मेंबर आपकी जिम्मेदारी है, ये आप समझें और समझ के लोगों को बताएं। तो समझने से पहले एक बात, मैं कभी ज़्यादा आपको इंटरेक्ट नहीं किया लेकिन बताना चाहूँगा, जब तक बाकी लोग और भी जुड़ रहे हैं। आज से करीब 6 साल पहले इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन से मेरी मुलाकात हुई, जान पहचान हुई डॉक्टर विनोद कश्यप जी के माध्यम से। उन्होंने फिर आनंद बिरादर जी से मिलवाया, और मैंने देखा कि आईएनओ एक अच्छा काम कर रही है। और फिर मुझे पता चला कि आईएनओ जो है वो सूर्या ग्रुप का ही है। सूर्या रोशनी को तो हम बचपन से ही जानते हैं, बचपन से उन्होंने हमारे घर को रोशनी किया है। लेकिन अब आईएनओ के माध्यम से हमारी ज़िंदगी को, लोगों की ज़िंदगी को एनलाइटन कर रही है। और ये सारा श्रेय हमारे पूजनीय जयप्रकाश जी के वजह से है। तो सबसे पहले तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा इतना बड़ा एक एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपने खड़ा किया। और अब ये ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईएनओ, या मैं भी आईएनओ का पार्ट हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त लोगों को सच बताने की। आपकी जिम्मेवारी, अगर आप बोलते हैं कि आप आईएनओ से जुड़े हैं, जो कि जुड़े हैं तभी आप यहाँ पे जुड़े हैं, तो जो सच है वो लोगों तक अगर कोई पहुँचा सकता है तो वो आप या मैं पहुँचा सकता हूँ, और कोई नहीं पहुँचाएगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। और सच तो ये है कि वायरस की ना तो कोई दवा बन सकती, ना कोई वैक्सीन बन सकती है। इनफैक्ट दवा तो किसी भी चीज़ की नहीं बन सकती। मैं आपको आज सबूत दूंगा और उपाय भी दूंगा। और उपाय की बात करते हैं तो एक बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये उपलब्धि नेचुरोपैथी के दुनिया की पहली बार ऐसा हुआ है। आज का दिन कोइंसिडेंस है, 14 जून। अभी आप इस लेक्चर को शुरू करने से पहले ये उपलब्धि हुई है, और ये उपलब्धि मुझे लगता है कि नेचुरोपैथी की उपलब्धि है। जनवरी महीने में से मैं बताता आ रहा हूँ कि भाई कोरोना, जब तो कोरोना भारत में नहीं आया था तब से मैंने बताता आया हूँ कि कोरोना का इलाज नेचुरोपैथी से हो सकता है। सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट, वो लिक्विड डाइट, डे 1, डे 2, डे 3, आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा। से 3 दिन में कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव हो सकता है। 3 दिन में कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव हो सकता है। मैं जनवरी में मैंने बताया था।
31 जनवरी में द स्टेट्समैन, स्टेट्समैन अखबार, मेरा नाम डालिए डॉक्टर विश्वरूप चौधरी गूगल में, द स्टेट्समैन डालिए, कोरोना डालिए, तो 31 जनवरी को मैंने बता दिया था कि कोरोना का इलाज नेचुरोपैथी से क्या होगा, कैसे होगा 3 दिन के अंदर। जो मैंने 31 जनवरी को बताया था, आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सामने वो सबूत बन के 14 जून को आया है। जो 31 जनवरी को मैंने बताया था, वो उसका सबूत आज गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास अब आया है कि नेचुरोपैथी से 3 दिन में कोरोना पॉजिटिव, कोरोना नेगेटिव हो सकता है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, अभी 1 घंटे पहले मेरे पास न्यूज़ आया तो मैं आपके साथ ये तो शेयर कर रहा हूँ। 7 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमारे कोलीग, हमारे साथी डॉक्टर नीलेश पाटिल और उनकी वाइफ डॉक्टर पल्लवी पाटिल, जो कि MBBS MD दोनों डॉक्टर हैं, वो नेचुरोपैथी करते हैं। हालांकि हैं वो MD सर्जन है, लेकिन वो नेचुरोपैथी करते हैं। तो कुछ समय से हमारा उनसे कांटेक्ट था, तो उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि नेचुरोपैथी से ही कोरोना ठीक हो सकता है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से 4 पेशेंट मांगे कि 4 पेशेंट हमें दीजिए, बड़े दिनों से मांग के 7 जून को उन्होंने 4 पेशेंट दिए और 4 पेशेंट के साथ 4 दिन का वक्त दिया कि 4 दिन में आप इस कोरोना पॉजिटिव को कोरोना नेगेटिव करके दिखाओ। तो 3 दिन में उन्होंने क्या किया, 3 स्टेप फ्लू डाइट, जो डाइट मैं आपको बताता आया हूँ पिछले 6 साल से, वो डाइट दिया 3 दिन, राइट। सो 8, 9, 10 3 दिन ही दिया, और चौथे दिन दोबारा उनका टेस्ट हुआ, उन चारों का दोबारा टेस्ट हुआ चौथे दिन। और ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट जलगांव में जो गवर्नमेंट की कोविड सेंटर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कोविड सेंटर की बात कर रहा हूँ। और 11 तारीख को दोबारा टेस्ट किया उन 4 का, और 4 में से 3 का कोरोना नेगेटिव आ गया 3 दिन के अंदर ही। और चौथी जो एक लड़की थी, उसका कोरोना नेगेटिव नहीं आया। उसका एक बैकग्राउंड बता दूं, 1 हफ्ते पहले उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, और ये आज का दिन 14 तारीख जून को उसकी शादी आज होना था। तो जैसा मैं अनुमान करता हूँ, और जाहिर सी बात है के मन में, उस पेशेंट के मन में बहुत सारा डिप्रेशन रहा होगा, बहुत सारी तकलीफें रही होंगी। पिता की मृत्यु और शादी आज ही के दिन होना था, ऊपर से खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो इसके चलते 3 दिन में वो पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो पाई। मुझे लगता है 2-3 दिन और लग जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो 4 में से 3 लोग 3 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो गए। तो ये सिर्फ हो सका पूरी दुनिया में, ये आयुर्वेद से नहीं हुआ, होम्योपैथ से नहीं हुआ, एलोपैथ से नहीं हुआ, किसी भी और तरीके से नहीं हुआ, नेचुरोपैथ से हुआ। और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो आप नहीं बोल रहे, वो INO नहीं बोल रहा, अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास प्रूफ है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र खुद उनके कोविड सेंटर में हुआ। इसमें जो पूरा श्रेय जाता है वो डॉक्टर नीलेश पाटिल और उनकी वाइफ डॉक्टर पल्लवी पाटिल को जाता है। लेकिन ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, इस बात का अनुमान किस तरह से लगाया जाए, क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं कि नई चीज़ है। 31 जनवरी को ऑलरेडी पता था, मैंने तो तभी अपने अखबारों में, यूट्यूब चैनल में बता दिया था। चलो अब साबित और अच्छी तरह से हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप सबको, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स को, कि नेचुरोपैथी ही एक सोल्यूशन है दुनिया के सामने। इतने बड़े, जो बड़ा चैलेंज है नहीं लेकिन बड़ा दिखाया, लेकिन इसका सोल्यूशन नेचुरोपैथी की 3 दिन के अंदर ठीक हो सकते हैं। मेरे करीब 100 पेशेंट्स हैं, कोरोना के 100 पेशेंट्स हैं, जिनको हमने 3 से 5 दिन के अंदर ठीक किया। 3 से 5 दिन के अंदर, वो कई सारे देश में, कई सारे विदेश में है। लेकिन वो सारे पेशेंट ऐसे हैं ज़्यादातर जो प्राइवेटली मेरे पास आए, पहले पॉजिटिव था, फिर कुछ दिन बाद दोबारा चेक किया, नेगेटिव हो गया। लेकिन ये जो 4 पेशेंट की बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के सुपरविजन में हुआ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सुपरविजन में हुआ। सुपरविजन में होने का मतलब कि अब उनको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं के सेंटर में हुआ, उनके सुपरविजन में हुआ। पहला टेस्ट भी उन्होंने ही कराया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। दूसरा टेस्ट ठीक चौथे दिन उन्होंने खुद कराया। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी ये बात लोगों तक, अखबार के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ये लोगों तक नहीं पहुंचने वाला। वो वाला काम तो आप ही को या मुझे ही करना पड़ेगा। अगर ये कोई दवा होती जिससे कोई बहुत बड़ा व्यापार बन जाता, कोई वैक्सीन होता, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता, तो शायद तो क्या, सर्टेनिटी के साथ जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के टुकड़ों पे पलते हैं, वो सब के सब आ जाते और वो सब के सब इंटरव्यू लेते और इसका प्रचार करते। लेकिन खैर, हमारे पास सोल्यूशन पहले भी था। अब वो सोल्यूशन ज़्यादा कंफर्म हो गया क्योंकि वो गवर्नमेंट के लेवल पे हुआ। अब वो सोल्यूशन क्या है वो आज मैं बताऊंगा आपको, पहले भी बता चुका, लेकिन डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आप एज ए प्रैक्टिशनर उसको यूज़ कर सकते हैं विद प्रूफ, ये एक बात। और वो सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए क्या है वो भी बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई वैक्सीन और दवा नहीं हो सकती है वायरस की, फिर मैं बताऊंगा कैसे। और वायरस की बात नहीं करेंगे, और लाइफस्टाइल डिजीज की बात करेंगे, क्योंकि मॉडर्न दुनिया में जीने के लिए डिजीज फ्री हमें क्या करना है, उस वो शायद वही मेरा टॉपिक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं, वैक्सीन क्यों नहीं हो सकता, कोरोना का क्यों नहीं हो सकता वैक्सीन। कोरोना एक RNA रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है, RNA रेस्पिरेटरी इन्फ्लुएंजा वायरस। ऐसे जो वायरस होते हैं वो हर थोड़े थोड़े दिन में म्यूटेट करते हैं, बदलते रहते हैं, राइट। और जो चीज़ म्यूटेट करती है उनका कभी फिक्स्ड ना तो मेडिसिन हो सकता है ना वैक्सीन हो सकता है। कैसे, मान लीजिए एक बहुत जंगली सुअर आपकी तरफ आ रहा है, आपको खाने के लिए, उसको मारने के लिए आपने बंदूक उठाई और एम किया, जैसे आपने एम किया वो सुअर म्यूटेट हो गया,
मच्छर बन गया, म्यूटेट मतलब बदल जाना, मच्छर बन गया। अब जब मच्छर बन गया तो बंदूक से मच्छर को तो नहीं मार पाएंगे, उसके लिए एक अलग औजार चाहिए, एक अलग हथियार चाहिए, रैकेट, इलेक्ट्रिक रैकेट। इलेक्ट्रिक रैकेट से उसको मारने के लिए आप एम कर रहे हैं, तब तक वो मच्छर म्यूटेट हो गया, वो हाथी बन गया। क्या हाथी को भी उसी इलेक्ट्रिक रैकेट से मार पाएंगे? सर्टनली नॉट। उसके लिए तो हाथी के लिए कोई और हथियार चाहिए होगा, कोई तोप चाहिए होगा उसको मारने के लिए। तो जब तक आप तोप लेके आएंगे, हो सकता है तब तक वो चिड़िया बन जाए, हाथी म्यूटेट होकर चिड़िया बन जाए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पिछले महीने तक ऑलरेडी 14 बार म्यूटेट हो चुका है कोरोना वायरस। वुहान से जब चला था तब जो वायरस था, अब जो हमारे पास है इस वक्त, वो टोटली डिफरेंट वायरस है, वो वाला नहीं है। तो जो वैक्सीन बन रहा है, मान लो आज जो वायरस, इस पे वैक्सीन बनेगा जिसको 6 महीने साल लग सकते हैं, तब तक वो हजारों बार म्यूटेट होकर कुछ और चीज बन जाएगा, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वायरस का कोई भी आरएनए वायरस का कोई वैक्सीन नहीं हो सकता, और अगर वैक्सीन होगा तो वो कामयाब ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो म्यूटेट हो जाता है। ये तो हो गया, हम आरएनए वायरस की बात करते हैं। अब देखिए एचआईवी एड्स, जो 1984 से उसका ये सारा प्रोपेगेंडा चला आ रहा है, आज से 36 साल पहले से, और वो इससे भी भयंकर बीमारी बोला जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं, अथॉरिटीज बोलते हैं। उसका बजट 2000 करोड़ का बजट है भारत सरकार का। इतना बड़ा पैसा इसलिए लगाते होंगे कि बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन एचआईवी का 36 ईयर्स बाद भी कोई वैक्सीन क्यों नहीं बना? क्योंकि एचआईवी भी एक आरएनए वायरस है, राइट। तो जब उसका 36 साल में नहीं बन पाया तो इसका कहाँ से बन पाएगा? तो निश्चिंत हो जाइए, इसका कोई वैक्सीन नहीं आने वाला। लेकिन ये हो सकता है कि वैक्सीन के नाम पे कुछ भी ले आए और बोला कि यही वैक्सीन है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, दवा के नाम पे कभी एंटीबायोटिक, कभी एंटी मलेरियन, कभी एंटीपायरेटिक, कभी एंटी एचआईवी, तो और उससे लोगों की मौत होती जा रही है और बोल रहे हैं कि कोरोना से मर रहे हैं। हो सकता है कि आज से 6 महीने बाद कुछ भी XYZ वैक्सीन ले आए और बोलते देखो भाई ये कोरोना का वैक्सीन है। ठीक उसी तरह से जैसे पोलियो के लिए किया, ये पल्स पोलियो जो लगाया जाता है, और हमें ये बताया जाता है, डब्ल्यूएचओ ने बोला कि भारत, इंडिया इज फ्री फ्रॉम पोलियो, इंडिया इज फ्री फ्रॉम पोलियो। क्या आपको पता है भारत में हर साल पोलियो के कितने मरीज होते हैं? 50,000 पोलियो के मरीज होते हैं हर साल, 50,000। ज़्यादातर बिहार में, यूपी में, और बाकी थे। जहाँ पे पल्स पोलियो ज़्यादा लगता है वहाँ ज़्यादा पोलियो के पेशेंट, और जहाँ पे पोलियो कम लगता है, वैक्सीन कम लगती है, वहाँ पे पोलियो भी कम होता है। लेकिन अब जब ये 50,000 नए पोलियो के पेशेंट होते हैं, मतलब जिनके पैरों पे जान नहीं होती है, जैसा पोलियो आपको पता ही है, राइट, होता है। तो लेकिन अब डब्ल्यूएचओ ने तो बोल दिया कि पोलियो, भारत में जीरो पोलियो है 2011 से। भारत पोलियो फ्री हो गया है 2011 से, क्योंकि वैक्सीन आ गया है 2011 से, राइट। तो फिर ये 50,000 की संख्या जो आप बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं? देखिए, ये जो 50,000 जो पैरालिसिस के पेशेंट नए अस्पताल बनते जा रहे हैं, इसका एक नया नाम दे दिया। इसका नाम पोलियो ना कह के इसका बोलते हैं नॉन पोलियो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। इसका नाम एक बड़ा चढ़ा के नया नाम बना दिया, नॉन पोलियो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। इस नाम को अगर आप तोड़ेंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो उसका मतलब ये हुआ कि पोलियो वैक्सीन की वजह से किसी को अगर पैरालिसिस हो जाए तो उसे पोलियो के अंदर नहीं गिना जाएगा, उसके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी गई, और उस कैटेगरी वाले पैरालिसिस वाले पेशेंट का ये नाम है। यानी कि मैं ये साफ तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि हर साल 50,000 नए पैरालिसिस के पेशेंट तैयार होते हैं, और वो पेशेंट नहीं होते अगर वो पल्स पोलियो वैक्सीन नहीं लगाते, वो पेशेंट नहीं होते अगर वो पल्स पोलियो वैक्सीन नहीं लगाते। तो वैक्सीन की वजह से वो पैरालिसिस आ गया, ना कि पैदाइशी पैरालिसिस था। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको पता ही है कि मैं हर चीज़ के सबूत के साथ बोल रहा हूँ। ये गवर्नमेंट का जो यूएस गवर्नमेंट का जो पबमेड है, जहाँ पे जो रिसर्च पेपर रखे रहते हैं, उन्हीं रिसर्च पेपर को ऑथेंटिक माना जाता है। तो उन्हीं की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट चाहे तो आईएनओ को मैं दे दूंगा, राइट, और वो रिपोर्ट आप आईएनओ से ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे यही कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पोलियो के नाम पे पल्स पोलियो दिया तो जाता है, लेकिन वो पोलियो को कम नहीं कर रहा है, बल्कि 50,000 नए पेशेंट क्रिएट कर रहा है, ऊपर से नाम बदल दिया गया है। ठीक उसी तरह से कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से 6 महीने बाद कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा, फिर बोल देंगे कोरोना तो जीरो हो गया भारत में वैक्सीन की वजह से। और जब कोई बीमार पड़ेगा तो बीमारी का एक नया नाम डाल देंगे, बोलेंगे ये कोरोना नहीं है, ये तो XYZ कुछ और है। जिस तरह से पहले नोवल कोरोना वायरस नाम दे दिया गया, फिर नाम बदल के उसको SARS-CoV-2 दे दिया गया। तो वो नाम बदलने में वो बड़े ही महारत हासिल है उनको। और तो नाम बदल सकते हैं, लेकिन बीमारी नहीं बदलेगी, बल्कि वैक्सीन इंड्यूस्ड कोरोना हो सकता है, वैक्सीन इंड्यूस्ड। क्योंकि वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन आपको पता ही है, बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, की जो वायरस है उसी का एक छोटा सा हिस्सा वैक्सीन के अंदर डालते हैं, और वो इंजेक्शन के अंदर, और वो वायरस का एक पार्टिकल बॉडी में डालते हैं ताकि बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करे। तो वैक्सीन लेने का मतलब सिंपली कि आप उसी वायरस का एक अंश बॉडी में अपनी मर्जी से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, राइट।
और कई बार वही जो अंश है वही इंसान को बीमार कर देता है, जैसे छोटे बच्चों को कि पोलियो का जो वैक्सीन मुंह से लिया जाता है, राइट, यानी कि पोलियो का जो जर्म्स है मुंह से पेट में गया और पेट में जाके वो टॉयलेट के माध्यम से बाहर गया और वो एनवायरमेंट में पोल्यूट कर दिया और वही चीज लोगों के मुंह में दोबारा गया किसी भी और तरीके से, मिट्टी से और हवा से और कैसे भी, और फिर वो उनमें पोलियो आ जाना। तो अगर कोई बोलता है कि भारत में पोलियो शून्य हो गया, ऐसा नहीं है। भारत में पोलियो है, हर साल 50,000 है, कम से कम 50,000 है। वो कौन है, कहाँ है, वो सारे आंकड़े मेरे पास है, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा आपको। बोलना मैं ये चाह रहा हूँ कि आईएनओ, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, और नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रैक्टिशनर जो 5,000 10,000 लोग हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को जागरूक करने की। तो वैक्सीन कभी भी किसी भी वायरस की, बैक्टीरिया की नहीं बन सकती, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया का बेसिक नेचर होता है, वो बदलते रहते हैं। और जब तक वो वैक्सीन बन के आता है तब तक वो बदल के कुछ और हो चुके होते हैं। अब वो पैसे के नाम पे, व्यापार के नाम पे, डर के व्यापार के नाम पे वो आपको खिलाया जाता है, लगाया जाता है, और उसके बाद जब वे बीमार पड़ते हैं तो वो बीमारी का जो की वजह का एक नाम देके उसको वहीं पे दफना दिया जाता है। तो मैंने अभी तक ये बताया टिल नाउ कि कोई वैक्सीन हो नहीं सकती इसकी, और वायरस की, और जब भी वायरस एंड बैक्टीरिया की वैक्सीन हमें लगाया गया या दिया गया तो उसके नियम, उसके उसके नतीजे क्या हुए, वो मैंने एक पोलियो के एग्जाम्पल से बता दिया कि उसके नतीजे क्या हुए। अब देखिए, ट्यूबरकुलोसिस का मैं एग्जाम्पल दे रहा था। ट्यूबरकुलोसिस के वैक्सीन के बावजूद भी पूरे देश में 15 लाख ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, और हर साल 4 से 5 लाख ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट मरते हैं भारत में। तो अगर 4-5 लाख पेशेंट मरते हैं तो वैक्सीन का रोल ही क्या रहा? वैक्सीन का मतलब ही ये है कि भाई वो बीमारी नहीं होगी या बीमारी से मौतें नहीं होगी, जबकि देश में जितने लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं वो तो हाईएस्ट है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप स्पेशली कंपेयर करें कोरोना से, हार्डली 8,000-9,000 लोग मरे हैं, जबकि ट्यूबरकुलोसिस से 5 लाख लोग मरते हैं, हर साल मरते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, चाहे ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन बताएं, पोलियो की वैक्सीन बात करें, या जो आने वाला है उम्मीद कर रहे हैं कोरोना का वैक्सीन, वो सब एक तमाशा, एक बिजनेस है, एक तरीका है, जिसे मैं तो बोलता हूँ भय का व्यापार। तो यहाँ पे रोल है आयनों का, यहाँ पे रोल है आपका और मेरा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी वायरस की या किसी भी बीमारी की, मैं तो ब्रॉडली एकदम, बीमारी की कोई दवा क्यों नहीं हो सकती, दवा क्यों नहीं हो सकती। और फॉर एग्जांपल कोरोना की दवा नहीं हो सकती, ये बात मैंने कई बार बोला, और ख़ास तौर पे 9 अप्रैल को गल्फ न्यूज़ अखबार है, गल्फ कंट्रीज़ का सबसे बड़ा अखबार, इनको मैंने अपने इंटरव्यू में बताया कि आप अगर आप देखें कि भाई इसकी कोई दवा नहीं हो सकती, और जो एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, एंटी मलेरियन ड्रग दिए जा रहे हैं, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ दी जा रही हैं, यही दवाइयों से मौतें हो रही हैं, ना कि इसके कोरोना की वजह से मौतें हो रही हैं। ये मैंने 9 अप्रैल को बता दिया था 2020, गल्फ कंट्री का सबसे बड़ा अखबार। और इसी बात को डब्ल्यूएचओ ने माना 1 जून को डब्ल्यूएचओ का ये द गार्जियन में आप देखेंगे 1 जून, आप देखेंगे डब्ल्यूएचओ वार्न्स ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक फॉर कोविड-19 विल कॉज मोर डेथ। तो मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने में जो हुआ, वो जो अभी हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ह्यूमन गिनी पिग जिसे बोलता हूँ, इनकी चलो भाई आप एंटीबायोटिक दे दो, बायोटिक मतलब एंटी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, कोरोना तो वायरस है, एंटी मलेरियन दे दो, मलेरिया ना तो बैक्टीरिया ना वायरस, वो कोई तीसरी चीज है, राइट, या एंटी एचआईवी दे दो, एंटी एचआईवी तो एचआईवी की बीमारी पे भी काम नहीं करता। तो इस तरह से भारत में, ये बाकी देशों में नहीं हो रहे, जैसे वियतनाम, आपको पता है कि मैं वियतनाम में मेरे सेंटर्स हैं, वियतनाम में 7 साल से जाता आता रहा हूँ हर महीने। तो वियतनाम में एक भी मौतें नहीं हुई। वहाँ पे तो सब कुछ खुल गया, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने पूछा वहाँ मौतें क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे इंसान के साथ, वहाँ दवाइयाँ दी नहीं जा रही हैं, वहाँ पे बस पेशेंट को आराम करने बोल रहे हैं, पेशेंट ठीक हो जा रहे हैं। अगर तो पेशेंट होते हैं तो थोड़े बहुत पेशेंट हुए, भारत से पहले वहाँ पे वायरस पहुंचा था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने भी अभी देख रहे हैं भय का वातावरण है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और एक्सपेरिमेंट के नाम पे जब वो मौतें हो रही हैं तो वो कोरोना के खाते में लिख दिया जा रहा है। तो ये तो हुआ आज, अभी का। तो दवाइयाँ क्यों नहीं हो सकती, ये दवाइयाँ क्यों नहीं बन सकती, ये कारण मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी भी बीमारी की एलोपैथिक दवा क्यों नहीं बन सकती। जो तो बनी हुई है वो उस बीमारी की दवा के नाम पे बेची जा रही है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के नाम पे बोल रहे हैं डायबिटीज़ की दवा, क्या उस दवा से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है? ठीक तो नहीं होती। क्या डायबिटीज़ वहीं रुक जाती है? रुकती भी नहीं है, क्योंकि दवा का डोज़ आप बढ़ाते रहते हैं, रुक जाएगी तो दवाई का डोज़ क्यों बढ़ा रहे हैं, राइट? तो क्या उस दवाई से उस इंसान के जीने की संभावना ज़्यादा हो जाती है? नहीं, वो तो कम हो जाती है। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी सारी दवाइयाँ आपने देखी, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, मेटफॉर्मिन है, सल्फोनेलुरियाज हैं, ये सारी दवाइयाँ 1960 से पहले आई है। 1960 से पहले आई हैं ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की दवाइयाँ। जबकि जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का साफ मतलब ये है कि ये दवाइयाँ इंसान के लिए ठीक है कि नहीं है, इसको पहले चेक करते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल 1962 में आया था, 1962 में। और सारी दवाइयाँ, मैक्सिमम दवाइयाँ जो अभी हम ले रहे हैं वो 1960 से पहले की हैं। तो जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का नियम लागू हुआ, उससे पहले अधिकतर दवाइयाँ मार्केट में ऑलरेडी थी, और उसके बाद उन्हीं दवाइयों के ऊपर जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की जितनी भी दवाइयाँ हैं उन पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का नतीजा आया 1970 के बाद। यूकेपीडीएस ट्रायल, एकॉर्ड ट्रायल,
एडवांस ट्रायल, अभी 3 साल पहले VADD ट्रायल, ये सारे के सारे ट्रायल एक ही बात बताते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं डायबिटीज़ की, इससे ब्लड शुगर तो घटता है, लेकिन इंसान के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड शुगर घटता है, इंसान के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कोई डायबिटीज़ की दवा तो नहीं हुई। दवा तो वो होती है जिससे इंसान के ज़िंदा रहने की संभावना बढ़े, ना कि मरने की संभावना बढ़े। तो इसीलिए 6 मार्च 2018 में डायबिटीज़ के जो गाइडलाइन है वो बदल दिए गए। ACP गाइडलाइन मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए इसको नहीं बताऊँगा यहाँ पे। लेकिन वो गाइडलाइन पेशेंट तक पहुँचने ही नहीं दिया डॉक्टरों ने, क्योंकि वो गाइडलाइन का पेशेंट तक पहुँचने का मतलब डॉक्टर की दुकान बंद। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी बीमारी की दवा नहीं बन सकती, और दवा के नाम पे जो भी केमिकल आपको दिया जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि वो दवा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर सिक, एट द कॉस्ट ऑफ किलिंग यू। जैसा कोरोना के साथ अभी हो ही रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोरोना की दवा दे रहे हैं। देखिए अभी देखिए, आपको पता है कि 3 लाख, 4 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख रुपए एक एक कोरोना पेशेंट से लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। लेकिन पेशेंट से ये तो पूछो, हॉस्पिटल से पूछो कि इसके इलाज के नाम पे आप दोगे क्या? कोई दवा तो है नहीं, कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो दोगे क्या आप? किस चीज़ के आप पैसे ले रहे हो? अगर बेड के पैसे ले रहे हो तो फाइव स्टार होटल में जाके रहेगा वो। अगर बेड के ही पैसे ले रहे हैं, खाने के पैसे ले रहे हैं, खाना घर पे खाएगा वो। तो इंसान की समझ बिल्कुल पता नहीं कहाँ चली गई। यहीं पे आपका मेरा रोल है, लोगों को समझाएं। आप 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या एक दिन का 1 लाख रुपए देके आप बेड ले रहे हो, लड़ झगड़ के मैक्स हॉस्पिटल या इस तरह के बड़े हॉस्पिटल्स में। आप ये तो पूछो ना, उस बेड में मिल क्या रहा है, राइट? आपको सोना है तो घर पे सो सकते हो, लेकिन उसमें ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपको दे रहे हैं, अमृत दे रहे हैं जिससे आप ठीक हो जाओगे? एक्चुअली उनके पास कुछ भी नहीं है, और जो भी वो देंगे उससे आपके मरने के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, राइट? ये लाइव चल रहा है। तो ये यहाँ पे कोई भी डॉक्टर चाहे तो मुझसे डिबेट कर सकता है। ये ऑल द एविडेंस, आपको एविडेंस चाहिए तो आप सिर्फ इतना कीजिए, biswarup.com, biswarup.com/corona, इतने इसमें जाएंगे तो सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे, मेरी कोरोना पे लिखी किताब मिल जाएंगे, मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो यूट्यूब ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने डिलीट कर दिए, और सारे सबूत जब मिल जाएंगे तो जनता की आंखें, आपकी आंखें ज़्यादा खुल सकती हैं। तो अब दवा क्यों नहीं बन सकती और हम क्या करें, राइट? अगर दवा नहीं बन सकती तो हम क्या करें? कोरोना में क्या करें, या फिर डायबिटीज़ में क्या करें, हार्ट डिजीज़ में क्या करें, कैंसर में क्या करें, किसी भी बीमारी हम क्या करें? बस एक बात समझ लीजिए, सारी बीमारी आपको समझ आ जाएगा। मैं सिर्फ एक बात बताऊंगा आज, उससे सारी बीमारियां, वो लाइफस्टाइल बीमारी है तो समझ आ जाएगी, वो इन्फेक्शियस डिजीज है तो समझ आ जाएगा। दो ही तरह से इंसान बीमार पड़ता है, तो दोनों बातें आपको समझ आ जाएंगी सिर्फ एक शब्द में बताऊंगा उससे। तो अगला 1 मिनट बड़ा कीमती है, क्योंकि उसी एक मिनट में मैं वो एक शब्द बताने वाला हूँ। तो अपना सारा ध्यान, सारा फोकस अपने स्क्रीन पे रखिए, ताकि वो एक शब्द आप समझ पाएं, और इसी में सारा खेल छुपा हुआ है। तो वो एक शब्द है गोल्डी लॉक जोन। आप देखिए, इसे कहते हैं गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन क्या है? गोल्डी लॉक जोन, देखिए आप तो देख रहे हैं ना, ये ब्रह्मांड है, राइट? ये हमारा पृथ्वी है, और आप देख रहे हैं मार्स है, बीच में गोल सा ये सन है, सूरज है ये, राइट? तो ऐसा माना जाता है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जो लाइट कलर का एरिया है, ये गोल्डी लॉक जोन है, जहाँ पे जिंदगी हो सकती है। जहाँ पे जिंदगी हो सकती है मतलब ये हम पृथ्वी के आसपास का जो एरिया है वो ऐसा है जो कि ना तो बहुत गर्म, ना ही बहुत ठंडा। तो यानी कि यहाँ पे लाइफ हो सकता है। तो लाइफ हो सकता है हमारे पूरे ब्रह्मांड में। वो लाइफ कहाँ हो सकता है? जहाँ ना तो बहुत गर्मी हो, जैसे मरकरी में है, मरकरी प्लैनेट जो कि बहुत ही करीब है सन के, या ना कि बहुत ठंड हो, जैसे प्लूटो में है, जो सूरज की रोशनी से बहुत दूर है। तो लाइफ कहाँ हो सकती है? सिर्फ दो ही जगह है जो गोल्डी लॉक जोन में आते हैं, जहाँ जिंदगी रह सकती है, और वो दो प्लैनेट हैं, आपको पता है। एक पृथ्वी जहाँ पे ऑलरेडी लाइफ है, और दूसरा मार्स, मार्स प्लैनेट। इसलिए मार्स पे लाइफ की बात अक्सर की जाती है, आपने देखा होगा, क्योंकि मार्स और पृथ्वी गोल्डी लॉक जोन के बीच में है, एक ऐसी जगह पे ब्रह्मांड में जहाँ तो ना तो बहुत गर्मी, ना बहुत ठंडी। अगर सूरज के बहुत करीब कोई प्लैनेट होगा, बहुत गर्मी, तो लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगी। अगर सूरज से बहुत दूर होगा तो भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर एक ऑप्टिमम डिस्टेंस में होगा तभी तो लाइफ होगा। तो इसे बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन, कि मतलब ऑप्टिमम, होम्योस्टेसिस, बैलेंस, ना तो किसी चीज की अति, बहुत ठंड और बहुत गर्म, ऐसे में जिंदगी नहीं एग्जिस्ट करती है। तो एक जोन है, जिस जोन के बीच में कोई प्लैनेट होगा तो वहां जिंदगी हो सकती है। जैसे मार्स में जाके लिए रहा जा सकता है, वहां का टेम्परेचर ना तो बहुत गर्म है, ना ही बहुत ठंडा है। पृथ्वी का टेम्परेचर ना तो बहुत गर्म है, ना ही बहुत ठंडा। मतलब एक एक लेवल जो जहाँ पे जिंदगी पनप सकती है, जिंदा रह सकते हैं, जहाँ लाइफ की कल्पना की जा सकती है, उसे बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। ठीक इसी तरह से इंसान, हमारे बॉडी में भी एक गोल्डी लॉक जोन है, राइट? और इसका नाम इसे बोलते हैं हम मेडिकल भाषा में एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा एज ए नेचुरोपैथ, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि आपको एक बात पता है कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स मतलब 1 लाख किलोमीटर का ब्लड वेसल है, जिसमें कैपिलरीज हैं, जिसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, छोटे बड़े ब्लड वेसल मिला के 1 लाख किलोमीटर। तो वो एक नेटवर्क की तरह है, वो एक डाली की तरह है। जैसे पेड़ की डालियां, शाखाएं होती हैं ना छोटी छोटी, वैसे डालियों की तरह है।
वो जो डालियाँ हैं, वो जो नेटवर्क है, वो बहुत घना होगा कहीं पे तो भी दिक्कत है, और बिल्कुल ही वो डालियाँ खाली खाली होंगी तो भी दिक्कत है। बहुत घना होगा तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा एक पर्टिकुलर जगह पे, कहीं अगर ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हुआ तो वहाँ के सेल्स को ज़्यादा खाना मिलेगा जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा, उससे उन सेल्स की ग्रोथ बाकी बॉडी के ग्रोथ से ज़्यादा तेज़ी से होगा, जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर, कैंसर, ये सब चीज़ें। ठीक, तो यानी कि हमारे बॉडी में बीमारी पनपेगी। ठीक उसी तरह से कहीं अगर ब्लड वेसल्स कम है, यानी कि नेटवर्क कम है, खाली खाली सा है, तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन पुअर होगा, यानी कि वहाँ के आसपास के सेल्स को ठीक से खाना या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे सेल्स मरने लगेंगे, जैसे कि हार्ट डिजीज में होता है, जैसे कि हार्ट अटैक में होता है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक में होता है। तो मतलब ये इसे बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ना तो बहुत घना ब्लड वेसल्स, ना ही बिल्कुल खाली खाली ब्लड वेसल। टहनियाँ हैं हमारे ब्लड वेसल्स, और टहनियाँ ऐसी कि जो बिल्कुल बैलेंस, गोल्डी लॉक जोन, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बहुत ज़्यादा होने से कैंसर, ट्यूमर, इस तरह की चीज़ें हैं, और बहुत कम होने से हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, इस तरह की चीज़ें हैं। तो बीमारी दो ही तरह से हो सकती है। अगर किसी भी सेल का पोषण ज़रूरत से ज़्यादा हो तो बीमार पड़ता है, किसी भी सेल्स का पोषण, उसमें सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन ज़रूरत से कम हो तो भी हम बीमार पड़ते हैं। इंसान, कोई भी जंतु दो ही तरह से बीमार पड़ता है इस दुनिया में, और वो एक है कि किसी भी सेल को सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन एंड ब्लड ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो बीमार पड़ेंगे। किस तरह की बीमारी? ट्यूमर हो जाना, सिस्ट हो जाना, पॉलिप्स हो जाना, कैंसर हो जाना, राइट, सो एब्सिस हो जाना, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाना, या फिर कहीं पे अगर ज़रूरत से कम अगर ब्लड सप्लाई हो, तो जैसे हार्ट डिजीज में होता है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक में होता है, हार्ट अटैक में होता है। तो ये दो तरह से इंसान, किडनी फेलियर में होता है। तो दो ही तरह से इंसान बीमार पड़ता है, कम सप्लाई तो बीमार, ज़्यादा सप्लाई तो बीमार। ठीक उसी तरह से जैसे ये गोल्डीलॉक्स जोन में ज़्यादा गर्म जगह पे अगर किसी जंतु को रख देंगे तो वो मर जाएगा, और बहुत ठंड में कोई जाएगा तो ही मर जाएगा। तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में इंसान या कोई भी एनिमल जिंदा रह सकता है, कोई भी प्राणी जिंदा रह सकता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है, वो कहीं ज़्यादा घना होगा तो भी वो बीमार करेगा, घनत्व कम होगी तो भी बीमार करेगा। मेडिकल भाषा में इसे बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक स्लाइड हर सारी बीमारियों को एक बार में समझा देगा, तो इस स्लाइड को कृपया ध्यान से देखें। अगर आप देख पा रहे हैं ठीक से तो आप ज़रा अपने उसमें कमेंट में भी बता दीजिए कि हाँ आपको दिख रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम ब्लड वेसल्स कम होंगे, ब्लड वेसल अगर कम होंगे, यानी कि घनत्व कम होगा ब्लड वेसल की, जो बीमारियां आएंगी वो है हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, हेयर लॉस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह से। कहीं अगर ब्लड वेसल ज़्यादा होंगे, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड वेसल की जो घनत्व है वो ज़्यादा होगा, तो उसमें कैंसर, ब्लाइंड यानी कि अंधापन, ओबेसिटी, मोटा होना, इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। ब्लड वेसल अगर ज़्यादा होगा, राइट, जैसे आंखों के पीछे ब्लड वेसल ज़्यादा, आपने देखा होगा कई लोगों का आंखों के अंदर ध्यान से देखेंगे तो ब्लड वेसल्स दिखते हैं, तो उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ब्लड वेसल जरूरत से ज़्यादा होगा तो अंधापन, ब्लड वेसल के बॉडी में जरूरत से ज़्यादा होगा तो फैट बनेगा, क्योंकि सेल्स को खाने को ज़्यादा मिल रहा है जितना चाहिए उससे ज़्यादा, तो फैट सेल्स मोटे होते जाते हैं। आपके एक मोटा आदमी के बॉडी में जितने सेल्स होते हैं आपके बॉडी में उतने सेल्स हैं, लेकिन उसके बॉडी के जो सेल्स हैं सारे सेल थोड़े थोड़े मोटे हैं, तो वो खुद भी बहुत मोटा बन गया। तो वो कैसे? सेल्स को फूड, ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई जरूरत से ज़्यादा है तो मोटा हो गया। आंखों के सेल्स में सप्लाई ज़्यादा है तो अंधा हो गया। कैंसर सेल को सप्लाई फूड के ज़्यादा है जितनी चाहिए, तो वो कैंसर सेल फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलने को ही कैंसर कहते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बीमारी है, इंसान जब बीमार पड़ता है या कोई भी बीमार पड़ता है, बीमारी का एक ही कारण है, और वो है कि सप्लाई जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, या तो उससे ज़्यादा है या उससे कम है, ज़्यादा है और या फिर कम है। तो ये है बीमार पड़ने के कारण। तो अब इसमें होता क्या है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ दवाइयाँ क्यों काम नहीं आएंगी, क्योंकि दवाइयाँ क्या करेंगी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे मैं आपको बोलता हूँ हार्ट डिजीज़, आप ही बताइए, यहाँ पे आप टाइप करके आप कमेंट में डाल सकते हैं, हार्ट डिजीज़ में सप्लाई ज़्यादा होती है ज़रूरत से या ज़रूरत से कम होती है? सप्लाई ज़्यादा होती है या ज़रूरत से कम होती है? अगर आप में से किसी को समझ आ गई बात तो आप कमेंट में लिखिए कि किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक है, किसी को हार्ट अटैक आता है, तो उसका कारण क्या है? सप्लाई ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा है, या उन हार्ट के सेल्स को ब्लड की, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरत से कम है? कौन सा वाला करेक्ट आंसर है? आप में से कोई किसी को समझ आ गया मेरा सवाल तो यहाँ पे कमेंट में लिख के दीजिए, ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ आपको समझ आ रहा है, राइट। तो मेरा सवाल आपके लिए यही है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, ब्रेन स्ट्रोक है, तो उसमें ब्लड का जो सप्लाई है हार्ट के सेल्स को, वो ज़रूरत से ज़्यादा था या ज़रूरत से कम था? विच वन इज़ द राइट आंसर? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सो इसमें से आपके जवाब नहीं आ रहे हैं अभी भी, जवाब तो आ रहे हैं लेकिन वो जो मैंने पूछा उसके जवाब नहीं आ रहा। तो यहाँ पे
जवाब मैं दे देता हूं कि हार्ट के जो मसल्स हैं, हार्ट के मसल्स में जो सप्लाई है वो जब कम हो जाते हैं ब्लड की, तो तब हार्ट डिजीज होता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को एंजाइना हो जाता है, ये सारी चीजें तब होती हैं। तो अब इसमें करते हैं क्या है, हम अगर आप मेडिकल डॉक्टर के पास चले जाएंगे, आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, वो एक स्टंट लगा देंगे, वो एक बाईपास सर्जरी कर देंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कहीं पे किसी ने नहीं बताया होगा अब तक, आज तक किसी को भी आप में से। वो बात ये कि जब भी कभी हार्ट के पेशेंट को स्टंट लगता है, या जब भी कभी हार्ट के पेशेंट को बाईपास सर्जरी होती है, तो स्टंट और बाईपास सर्जरी से क्या चाहते हैं, ताकि सप्लाई ऑफ ब्लड बढ़ जाए, यही तो इरादा है ना। तो स्टंट और बाईपास सर्जरी का इरादा क्या है, क्यों करते हैं, ताकि ब्लड की सप्लाई बढ़ जाए, राइट। लेकिन क्या होता है, उस बाईपास सर्जरी की वजह से, उस स्टंट लगाने की वजह से एक चीज और हो जाती है, और वो है कोलेट्रल रिग्रेशन। इसे बोलते हैं कोलेट्रल रिग्रेशन। कोलेट्रल रिग्रेशन का मतलब कि आसपास के जो हार्ट के आसपास के और ब्लड वेसल्स हैं, वो बंद होने लगते हैं, आसपास के और ब्लड वेसल बंद होने लगते हैं। यहाँ तो हार्ट के पेशेंट को हार्ट के सेल्स में ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से हार्ट पेशेंट बना, और जिसके चलते उसने स्टेंट या बाईपास किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, स्टेंट और बाईपास का साइड इफेक्ट है कि हार्ट के जो बाकी मसल्स हैं वहां पे भी सप्लाई कम होती है, इसे बोलते हैं कोलेट्रल रिग्रेशन। और ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि ये जर्नल माइक्रो सर्कुलेशन का जर्नल है 2010 का, राइट, इसमें आपको मिल जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि मेडिकल आप हॉस्पिटल गए कि भाई हार्ट दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज का मतलब ब्लड की सप्लाई कम है, तो चलो भाई सप्लाई हम बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, बाईपास सर्जरी कर देते हैं, बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी करके उस पर्टिकुलर जगह पे ब्लड की सप्लाई थोड़ी बढ़ तो गई, लेकिन पूरे हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई है वो और कम हो गई, जिसे बोलते हैं कोलेट्रल रिग्रेशन। कोलेट्रल रिग्रेशन। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो इलाज है, इलाज अपने आप में बीमारी को और बढ़ाने का तरीका, ना कि बीमारी को घटाने का तरीका। आप ही बताइए, आज तक कोई ऐसा पेशेंट आपको मिलेगा जो कि हार्ट की सर्जरी कराने के बाद बोलेगा अब मैं ठीक हो गया हूँ? वो पूरे जिंदगी भर बीमार अब रहेगा, और पहले से ज्यादा बीमार रहेगा। तो ये तो एक सर्जरी का एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, दिया है। जबकि इसका उल्टा देखते हैं, जब भी नेचुरल तरीके से किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है या हार्ट अटैक आता है, तब क्या होता है अक्सर, आप देखिए, जब ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आता है तो ये सप्लाई कम होता है ब्लड की जितनी होनी चाहिए, जिससे ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आता है। लेकिन तब हम में से काफी सारे लोगों के बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स होते हैं, एक्स्ट्रा ब्लड, जिसे बोलते हैं कोलेट्रल ब्लड वेसल। जिस तरह से आपकी गाड़ी में एक स्टेपनी होती है ताकि चारों टायर में से कोई पंचर हो जाए तो फटाफट स्टेपनी लगा देंगे, फिर गाड़ी जिंदगी की चल पड़ेगी, वैसे ही हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ब्लड वेसल होते हैं, एक्स्ट्रा ब्लड वेसल, जिसकी वजह से अगर ब्रेन स्ट्रोक हो भी गया, किसी को हार्ट अटैक आ भी गया, तो जो एक्स्ट्रा स्टेपनी थे वो थोड़ा समय लगेगा और उसके अंदर वो स्विच ऑन हो जाएगा। वो कुछ मिनट भी हो सकते हैं, कुछ दिन भी हो सकता है, कुछ महीना भी हो सकता है, और उसके बाद जब वहां से ब्लड वेसल दोबारा ब्लड सप्लाई चालू होगी, तो बॉडी में जो डैमेज हुआ था, जैसे किसी को पैरालाइज हुआ था, तो वो ठीक होने लगेगा। तो ये बॉडी में इंतजाम ऑलरेडी है, राइट। लेकिन ये जो इंतजाम है, ये इंतजाम गड़बड़ तब होता है जब आप दवाई लेने लगते हैं। जब दवाई लेने लगते हैं तो बॉडी का जो कोलेट्रल आर्टरी है, बॉडी की जो स्टेपनी है, मानो वो स्टेपनी में जंग लग जाती है। मैं उदाहरण देता हूँ, आप गाड़ी चलाते हैं, पंचर हो गया, स्टेपनी भी है, लेकिन आप देखते हैं कि स्टेपनी को लगाने के लिए जो नट बोल्ट है ना, उसमें उसमें जैम हो गया, उसमें जंग लग गया, तो स्टेपनी होने के बावजूद भी वो किसी काम का नहीं आ रहा, क्योंकि जंग लग गया। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में कोलेट्रल आर्टरीज हैं, लेकिन वो आर्टरीज हमारे काम नहीं आते, उनके काम नहीं आते जो दवाइयों पे रहते हैं, जो दवाइयों पे रहते हैं उनके कोलेट्रल आर्टरीज पे जंग लग जाता है, और जिसकी वजह से वो कोलेट्रल आर्टरी खुलते नहीं है, और ऐसे लोगों को अगर हार्ट अटैक आ गया तो वो जाहिर सी बात है वो मर जाएंगे, क्योंकि कोलेट्रल आर्टरी जरूरत पड़ने पर उनका साथ उन्होंने दिया नहीं। जिस तरह से अगर आप जंगल के बीच में जा रहे हैं गाड़ी लेके और आपका टायर पंचर हो जाए, तो स्टेपनी तो है लेकिन वो जंग पड़ गया, या स्टेपनी इटसेल्फ इज पंचर्ड, तो फिर वो स्टेपनी होने के बावजूद भी आप टायर बदल नहीं पाएंगे, यानी कि जंगल में अटक गए, आपको शेर खा गया। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जितना उपयोगी स्टेपनी होता है और उतना ही उपयोगी है कि स्टेपनी का काम करना, उसका जंग ना लगना। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि दवाइयाँ क्या करती हैं आपकी बॉडी में। इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं दे रहा हूँ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इसका डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका ब्लड प्रेशर की दवा है, राइट। आप ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं रोज, ताकि ब्लड प्रेशर कम रहे। दवा खाया, ब्लड प्रेशर कम, आपको आपने देखा कि वाह, मैंने एक दवा खाई, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब जब दवा खाते हैं, तो मैं एक दवाई के नाम ले रहा हूँ, लिसिनोप्रिल, राइट। बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेडिसिन है ब्लड प्रेशर का, उसका मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। जब ये दवा खाते हैं, कहाँ जाता है, आपके पेट में जाता है। लेकिन जब पेट में जाता है तो पेट और लीवर क्या करता है, इस दवाई में से
इतना तो उसको उठा के टॉयलेट के माध्यम से बाहर फेंक देता है, इतना बाहर चला गया, मतलब पॉटी से बाहर चला गया, सिर्फ इतना ब्लड में जाता है, इतना ब्लड में जाता है। और ये जो मेडिसिन का इतना पोर्शन है, एक चौथाई पोर्शन, एक पांचवा पोर्शन, ये चीज आपके ब्लड ब्लड प्रेशर को घटाता है। तो अगर वही दवाई लिसोनिट्रिल इंजेक्शन के माध्यम से आपको देना है तो डॉक्टर इतना डोज नहीं देगा, डॉक्टर सिर्फ यही चीज इंजेक्शन से डालेगा। लेकिन डॉक्टर को पहले से ही पता है कि अगर मैं इसको खाने के लिए दूंगा दवाई तो ये 3/4 यानी कि अधिकतर मात्रा तो पेट फेंक देगी और थोड़ा सा ही पेट आगे पास होने देगी, लिवर आगे पास होने देगी। तो जितनी डोज से आपका ब्लड प्रेशर घट रहा होगा उससे 4 या 5 गुना ज्यादा डोज आपको खाना पड़ता है। अगर वही दवाई अगर इंजेक्शन के माध्यम से लेना पड़े तो 1/5 या 1/4 हिस्सा ही काफी होगा उतना ब्लड प्रेशर घटाने का। इसे कहते हैं फर्स्ट पास, मेडिकल भाषा में फर्स्ट पास। मतलब स्टमक से पास होकर ब्लड में जाएगा ना तो स्टमक रोक लगा देता है, लिवर रोक लगा देता है। इसीलिए इतना बड़ा मेडिसिन अगर देंगे तो उसमें से इतना ब्लड में जाएगा, इतना तो गायब हो जाएगा, निकल जाएगा स्टूल के माध्यम से, राइट। लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नेचुरोपैथी के पेशेंट पार्टिसिपेंट्स को, आप में से जो नेचुरोपैथी के प्रैक्टिशनर है आपको ये पता होना चाहिए कि आप कई बार बोलते हैं, हम कई बार बोलते हैं कि फास्टिंग करो। आप याद रखिए जब फास्टिंग पे कोई चला जाएगा और तब वो पूछेगा कि डॉक्टर साहब फास्टिंग करूंगा, लेकिन जो डॉक्टर ने हमें, किसी और डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो क्या करूं, तो आप सोचते हैं क्या बोलूं, दवाई खाते रहिए। अब उस दिन भी वो उतना ही दवाई खा रहा है जितना कि नॉर्मल डे में खाता है। याद रखिए जिस दिन फास्टिंग होगी, पेट में कोई खाना नहीं होगा, उस दिन हमारा पेट, हमारा लिवर जो दवाइयों को रोक पाएगा वो सिर्फ आधी दवाई को रोक पाएगा, राइट। आधी दवाई रोक पाएगा और आधी दवाई वो, सॉरी, ब्लड के माध्यम से आधी दवाई तो पेट के अंदर चला जाएगा। यानी कि आप ही बताइए उस दिन का ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा। उस दिन का ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाएगा, काफी लो हो जाएगा। नॉर्मली इतना पेट में जाता था जब उसका पेट रोज भरा रहता था, लेकिन आपने फास्टिंग करने बोला, लेकिन दवाई की आपने कोई भी गाइडलाइन नहीं दी तो दवाई तो वो सेम ही ले रहा है, तो उस दिन उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज एक्चुअली उस दिन उसके ब्लड में डबल मेडिसिन जा रही है, राइट। अब एक आखिरी बात और सबसे डेंजरस बात बताने जा रहा हूँ, वो ये कि आप अगर उसको बोलते हैं फास्टिंग भी करो लेकिन साथ में सिट्रस फ्रूट जूस भी पियो। सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, पाइनएप्पल का जूस। जब मौसमी संतरे का, पाइनएप्पल का जूस वो बंदा पिएगा और साथ में दवाई पूरी की पूरी लेगा, तो मौसमी का जूस पेट के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा कर देती है कि ये जो दवाई है बिल्कुल भी नहीं रुकती है पेट में, सीधा पूरा का पूरा ब्लड में घुल जाती है। तो ऐसे में उस दिन का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लो, हाइपोटेंशन। एक बात मैं बता दूं कि जो जितने भी हार्ट अटैक होते हैं दुनिया में, उसका कारण हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ज्यादातर हार्ट अटैक का कारण है एक्सट्रीमली लो ब्लड प्रेशर। एक इंपॉर्टेंट बात दोबारा से रिपीट करता हूं, दुनिया में जो हार्ट अटैक का जो मेजर कारण है वो हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, मेजर कारण है लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर से मौतें ज्यादा होती हैं, लो ब्लड प्रेशर से कार्डियक अरेस्ट ज्यादा होते हैं, लो ब्लड प्रेशर से ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा होते हैं, लो ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक ज्यादा होती हैं। तो और लो ब्लड प्रेशर नेचुरली नहीं हो सकता, वो तभी हो सकता है जब आप कोई केमिकल लेंगे, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो एलोपैथी है ना, इसकी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन से किसी को उपकार नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बोलते हैं डॉक्टर की रोज इतना डोज दे लो, क्योंकि डॉक्टर ने ये अनुमान लगाया कि रोज वो एक ही जितना खाना खाएगा, राइट। जबकि वो ऐसा है नहीं, कभी आप फास्टिंग पे, कभी खाना खाने का मन किया, कभी नहीं खाया। तो ये कोई साइंस नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट रैंडम हिट एंड ट्रायल मेथड है। एलोपैथी इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड है, इतना तो आपने खाया, इतने में से कितना पेट में गया और कितना जाके ब्लड में घुलेगा उसका किसी को नहीं पता, भगवान को पता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे, राइट। तो लेकिन अब जब वो पेशेंट मरता है तो बोलते हैं कि ये तो हार्ट अटैक से मर गया, वो ये नहीं बताते कि ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट से मरा है। भारत में मेडिसिन के साइड इफेक्ट से कितने लोग मरे हैं पता है आपको पिछले 1 साल में? 0 लोग, 0 0। क्यों? क्योंकि भारत में ये कॉलम ही नहीं है कि साइड इफेक्ट से मेडिसिन को मरने वालों के लिए कोई कॉलम होता है, उनकी लेखा जोखा रखने की जगह ही नहीं बनाई भारत ने, छुट्टी कर दी। जबकि पूरे दुनिया में कैंसर और हार्ट डिजीज के अलावा तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंसान की मौत का, वो है मेडिसिन के साइड इफेक्ट, जिसे बोलते हैं एक्ट्रोजेनेसिस, एक्ट्रोजेनेसिस, डेथ बिकॉज ऑफ एक्ट्रोजेनेसिस। तो लेकिन बाकी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कारण अगर एक्ट्रोजेनेसिस है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, भारत में एक भी इंसान नहीं मर रहा दवाइयों के साइड इफेक्ट से। कोरोना के दवाइयों से, जो कोरोना के नाम पे जो दवाई दी उससे एक भी इंसान नहीं मरा। अगर तो मरा तो बताइए कौन सा इंसान मरा है? तो एक भी इंसान का आंकड़ा नहीं दिया गया, तो जबकि बाकी देशों में तो आंकड़ा दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रमोट किया जा रहा है, राइट। तो यहीं पे आपका मेरा रोल है कि हम लोगों तक सच्ची बातें पहुंचाएं, आप सच्ची बातें पहुंचाएं, तभी तो फायदा है ना नेचुरोपैथी में रहने का। नहीं तो नेचुरोपैथी में रहने का मतलब क्या है, आप खुद नहीं अपनाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो कई बार तो डर के जिएंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो वो तो फिर नेचुरोपैथी में रहने का फायदा नहीं। तो अब मैं एक आखिरी उदाहरण दे रहा हूँ जो आपको समझना होगा, वो ये, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, उसके बाद सोल्यूशन पे आऊंगा। सिर्फ आखिरी 2-3 मिनट समझाने के लिए जो बहुत जरूरी है। वो सिंपल मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप जब गाड़ी चलाते हैं तो एक एक्सीलरेटर होता है, एक ब्रेक होता है, जिस दोनों पे एक एक पैर रखा रहता है। तो आप एज ए इंटेलिजेंट ड्राइवर ये देखते हैं कि कहाँ पे कितना एक्सीलरेटर लगा रहा है और कहाँ पे ब्रेक लगाना है। तो ब्रेक और एक्सीलरेटर का जो बैलेंस है, वो बैलेंस अगर बिगड़ गया तो क्या होगा? एक्सीडेंट। तो एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जिसको ब्रेक और एक्सीलरेटर का बैलेंस पता हो।
ब्रेक और एक्सीलरेटर बैलेंस बताओ। इमेजिन कीजिए एक ऐसा ड्राइवर है जिसको सिर्फ एक्सीलरेटर दबाना आता है, ब्रेक दबाना आता ही नहीं है, या फिर कोई ऐसा ड्राइवर है जिसको सिर्फ ब्रेक के बारे में पता है, एक्सीलरेटर पता ही ना हो। इन दोनों केसेस में ही गाड़ी जिंदगी की आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में भी कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका नाम है VEGF। हमारे बॉडी में भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका नाम है VEGF, जो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के ड्राइवर की तरह काम करता है। मान लीजिए आपका बॉडी एक कार है, उस कार को चलाने के लिए एक ड्राइवर जिसका एक पैर एक्सीलरेटर पे होना चाहिए, एक पैर ब्रेक पे होना चाहिए, तभी ना वो ड्राइवर तभी कार को इफेक्टिवली ड्राइव करेगा बिना एक्सीडेंट के। तो हमारे यहाँ बॉडी एक ड्राइवर है, और उस ड्राइवर के ब्लड वेसल्स कहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए, कहाँ कम होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ये पूरा जो कंट्रोल है ब्लड वेसल का जो नेटवर्क, जिसे एंजियोजेनेसिस बोलते हैं, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं। कहीं ज़्यादा ब्लड वेसल होगा तो कैंसर हो जाएगा, कहीं कम कम ब्लड वेसल हो जाएगा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। तो वो जो बैलेंस बनाना है कि कितना ब्लड वेसल का घनत्व होना चाहिए, ये बैलेंस कौन बनाता है? ये जो बैलेंस बनाता है ताकि आप हार्ट डिजीज से भी बचें और कैंसर से भी बचें, ये बैलेंस जो बनाता है दैट इज कॉल्ड VEGF। इट इज कॉल्ड VEGF, राइट। इस बैलेंस का नाम है, ये जो मॉलिक्यूल है इट इज कॉल्ड VEGF, राइट। आप देख रहे हैं ये, इसके बारे में गूगल में जाकर और सर्च कर सकते हैं आप। और इसी के ऊपर 2019 का जो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस था वो इसी के ऊपर बेस्ड था, जो मैंने आज बताया, राइट। तो मैं जो बता रहा हूँ वो कोई मेरे इमेजिनेशन का खेल नहीं है, ये तो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। और ये जो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है कोई 2019 में पहली बार नहीं मिला, इसको नोबेल प्राइज अलग अलग तरीके से दुनिया में अब तक 4 बार मिल चुका है। और यही एक ऐसा बॉडी का एक मैकेनिज्म है जिस पर 4 नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात हो सकती है बॉडी की। लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया गया, इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अगर ये हाईलाइट हो गया तो आपको ये समझ आ जाएगी बात कि दवाई का कोई रोल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अब मैं बता रहा हूँ कि बॉडी के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल है VEGF, जो आपके बॉडी का ड्राइवर बन के कितना एक्सीलरेटर कितना ब्रेक दबाना है, मतलब कौन सा कहाँ पे ब्लड वेसल ज़्यादा घनत्व चाहिए, कहाँ कम घनत्व चाहिए, ये पूरा डिसाइड करता है, ताकि ना तो आपको हार्ट डिजीज आए कम ब्लड सर्कुलेशन की वजह से, ना तो आपको कैंसर आए हो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की वजह से। ये जो बैलेंस मेंटेन करता है वो बॉडी का खास मॉलिक्यूल, जिसका नाम मैंने बताया, आपको अभी याद होगा, VEGF, राइट। तो लेकिन इस तरह के मॉलिक्यूल इंसान बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में नहीं बना सकता। इंसान जो बनाता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जिनको दवाई बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं, वो या तो एक्सीलेटर को दबाना जानता है, वो ऐसे ड्राइवर को प्रोड्यूस करता है, वो ड्राइवर या तो एक्सीलेटर दबाने को जानता है या ब्रेक चलाने को जानता है। लेकिन दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करें, ऐसी दुनिया में कोई भी एक दवा नहीं है, ऐसी दुनिया में कोई भी एक दवा नहीं है। ऐसी दवा जिस दिन आ जाएगी उस दिन दवाई से साइड इफेक्ट होना बंद हो जाएगा, दवाई से साइड इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे 2 दवाइयों के नाम मैं बताएं कैंसर के लिए, इसमें कि कैंसर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जरूरत से ज़्यादा, तब ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन को घटाए। लेकिन जब वो दवाइयाँ ब्लड सर्कुलेशन को घटा रही हैं तो जहाँ पे ट्यूमर है वहाँ तो घटा ही रही है, लेकिन जहाँ पे जरूरत नहीं घटाने की, जैसे हार्ट, वहाँ भी घटा रही है। यानी कि ये जो दवाई है ये कैंसरस ग्रोथ को तो कम करेगी, लेकिन ये दवाई हार्ट डिजीज को प्रोड्यूस करेगी, राइट। तो ये दवाई ब्लाइंडनेस को तो कम करेगी, लेकिन ये दवाई हार्ट डिजीज को प्रोड्यूस करेगी, किडनी फेलियर को प्रोड्यूस करेगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह काफी सारी चीजों को और प्रमोट करेगी। अब देखिए यहाँ पे एक्सीलरेटर, जैसे जहाँ पे जख्म हो जाता है तो वहाँ ज्यादा ब्लड वेसल चाहिए हमें, वहाँ ज्यादा ब्लड वेसल चाहिए, तो तब जख्म में ये दवाई देते हैं, जख्म में ये वाली दवाई देते हैं ताकि जख्म जल्दी भरे। लेकिन जल्दी जब जख्म भरने वाली जो दवा है उससे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगी तो उससे कैंसर भी बनेगा। तो आप देखिए कि दवाई या तो एक्सीलरेटर का काम करती है या ब्रेक का काम करती है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो दोनों का काम करे एक साथ, राइट। तो ठीक, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो दोनों के दोनों का काम एक साथ करती है, राइट। अब ये मॉलिक्यूल अगर आपके बॉडी में कम होगा तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इस मॉलिक्यूल को कौन कंट्रोल करता है, इस मॉलिक्यूल को कौन कंट्रोल करता है, इसका जवाब है आपका खाना, फूड, राइट। इस मॉलिक्यूल को जो कंट्रोल करने वाले केमिकल्स हैं वो 4 केमिकल ये हैं। ये 4 केमिकल कहां से मिलेंगे, ये 4 केमिकल सिर्फ एक जगह से मिलेगा, जब आपके भोजन में प्लांट होगा, पौधे। ये 4 केमिकल ना तो दूध में है, ना मीट में है, ना मछली में है, ना पैक्ड फूड में है, ना ब्रेड में है, ना रोटी में है, ना चाय में है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में है, वो भी जब इसको रॉ स्टेट में खाएंगे। तो ये 4 केमिकल VEGF को बनाते हैं, और VEGF आपके बॉडी का ड्राइवर है जो ये तय करता है आपके बॉडी के अलग अलग अंगों में कहाँ पे ब्लड की कितनी सर्कुलेशन होनी चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। तो मेडिसिन क्या हुआ, ये रहा मेडिसिन आपकी आंखों के सामने जो आप यूज करते आए हैं, राइट। तो कई बार लोग बोलते हैं नेचुरोपैथी का तो कोई एविडेंस ही नहीं है। भाई ये एविडेंस ही तो दे रहा हूँ, ये एविडेंस से इससे ज्यादा एविडेंस क्या है, राइट, कि नेचुरोपैथी की एविडेंस ये रहे सामने। तो ये एविडेंस को देखते हुए, इन्हीं एविडेंस के आधार पे मैंने कुछ साल पहले वो 3 days फ्लू डाइट बनाया था, जब डेंगू का सीजन आया था 2016 में।
3 स्टेप फ्लू डाइट, जिनके बारे में मैंने बहुत बार आपको जिक्र किया, लेकिन अभी भी कुछ नए लोग होंगे तो मैं 1 मिनट लूँगा। वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 3 दिन का फ्लू डाइट, इन्फ्लुएंजा डाइट जो कोरोना पेशेंट को दिया गया गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सुपरविजन में, और 4 में से 3 पेशेंट तो 3 दिन के अंदर ही कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो गए। 3 दिन के अंदर 4 में से 3 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव टू कोरोना नेगेटिव हो गए, कितनी बड़ी बात है। तो वो डाइट कौन सा था, एक बार फिर बता दूं, ये डाइट किसने दिया था? डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर पल्लवी, जो कि दोनों के दोनों एमडी हैं, लेकिन नेचुरोपैथी पे विश्वास करते हैं। महाराष्ट्र में जलगांव में उन्होंने कोविड सेंटर, गवर्नमेंट के कोविड सेंटर से 4 पेशेंट मांगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिए, और 11 तारीख से 9 से 11, राइट। सो 3 दिन के अंदर उन्होंने उसको कोरोना नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया। और जो डाइट उन्होंने दिया वो डाइट कुछ इस प्रकार है, जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। देखिए 3 दिन का, पहला दिन का जो डाइट है, ये मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए रेपिटेशन होगा, लेकिन 1 मिनट थोड़ा आप इसको झेल लीजिए, क्योंकि कुछ लोग नए भी हैं, मेरा बताना फर्ज है। देखिए 3 दिन, जैसे ही कभी किसी भी पेशेंट को फ्लू का सिम्टम आए, फ्लू मतलब कि कमजोरी लग रही है, फीवरिश लग रहा है, या फीवर आ चुका है, या सूखी खांसी लग रही है, हेडेक हो रहा है एक्सट्रीम, तो इमीडिएटली उसी वक्त से 3 दिन का डाइट लेना है। डे 1 में क्या करना है, डे 1 में आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 10, मान लो मेरा बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइड बाई 10 दैट बिकम 6। 6 बड़ा ग्लास नारियल पानी और 6 बड़ा ग्लास 400 ml का ग्लास में मौसमी का या संतरे का या केन्नो का या पाइनएप्पल का जूस, फ्रेश जूस, पैक वाला नहीं, और उसको छानना भी नहीं है, पीते वक्त 15 मिनट लगने चाहिए धीरे धीरे, और कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, पानी पी सकते हैं पहले दिन, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। डे 2, दूसरे दिन का जो डाइट है, आपके आंखों के सामने आपको दिख रहा है, डे 2 डाइट, एंड उसमें बॉडी वेट डिवाइड बाई 20, मेरा बॉडी वेट तो 60 kg मान लीजिए, डिवाइड बाई 20 कितना होता है, दैट बिकम 3 ग्लास कोकोनट वाटर और 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, प्लस आपका बॉडी वेट इंटू 5, दैट इज मेरा बॉडी वेट अगर 60 kg है इंटू 5, 300 ग्राम खीरा टमाटर, इतना खाना है। ये डे 2 का मेडिसिन है, राइट। और डे 3 का जो मेडिसिन है, तीसरे दिन तक ठीक हो जाते हैं लोग, कोरोना हो, इन्फ्लुएंजा हो, H1N1 हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, इट टेक्स अबाउट 3 days ओनली। तीसरे दिन 12 बजे तक तो आपका बॉडी वेट डिवाइड बाई 30, ये फॉर्मूला हो गया। दैट मीन्स 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 2 ग्लास कोकोनट वाटर 12 बजे तक खाना है। 12 बजे लंच में वही कल वाला फॉर्मूला, आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरे लिए तो 300 ग्राम खीरा टमाटर। और आप हैरान रहेंगे, मैं बता रहा हूँ, मैंने हज़ारों पेशेंट देखे हैं, डेंगू के, चिकनगुनिया के, H1N1 के, और 100 से ज़्यादा कोरोना के, कि 3 दिन लगते हैं, बाई 3rd डे इवनिंग वो ठीक हो जाते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव तो आ ही जाते हैं, बल्कि सिम्टोमेटिकली भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए शाम का जो खाना है वो घर का भोजन रहेगा, घर का नॉर्मल डिनर रहेगा। तो ये 3 स्टेप हैं, और 3 स्टेप से हमने तो बहुत पेशेंट को ठीक किए हैं, भारत के बाहर भी, भारत के भी, और इवन गवर्नमेंट के सुपरविजन में भी अभी ठीक हुए हैं। आज इनकी रिपोर्ट आई है, मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बता ही दिया था। तो सोल्यूशन अगर है तो या तो नेचुरोपैथी में सोल्यूशन है, जो कि मैंने आपको बताया, या आयुर्वेद में भी सोल्यूशन है। आयुर्वेद में इसलिए सोल्यूशन है क्योंकि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं, उस दवाई में एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों ही होते हैं, क्योंकि वो केमिकल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते, वो सिर्फ उसको कंप्रेस करते हैं। इसलिए आयुर्वेद की दवाइयों में भी और होम्योपैथ की दवाइयों में एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों ही होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों को मैं बता दूं, 31 मई को अखबार में आया था, 30 मई, 30 मई को दैनिक भास्कर में, कि भाई आयुर्वेद से करीब 586 को कोरोना पेशेंट ठीक किए, आयुर्वेद से 586 कोरोना पेशेंट ठीक कर दिए। लेकिन ये जो इतनी बड़ी खबर है, अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाता पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक दिन लगता, पूरे दुनिया का ध्यान भारत के नेचुरोपैथी, भारत के आयुष मंत्रालय, भारत के आयुर्वेद पे होता, और पूरे दुनिया भारत से इंपोर्ट करते दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, और बाहर अपने अपने देशों में हॉस्पिटल आयुर्वेद के, नेचुरोपैथ के खोल देते, जैसे कि मडागास्कर के साथ, अफ्रीका के साथ हो रहा है। लेकिन भारत ने इस न्यूज़ को दबा दिया। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस न्यूज़ को लोगों तक पहुंचाइए, कि भाई ये इतनी बड़ी बात हो गई है, आयुर्वेद से ठीक हो रहे हैं, नेचुरोपैथ से ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये बात एक न्यूज़ आइटम बन के फिर उसको दबा दिया गया। वाई? क्यों इसको जगह नहीं दी जा रही, क्यों? राइट। सो ये वाला सवाल तो आयनो उठा सकता है, ये वाला सवाल डॉक्टर आनंद बिरादर जी उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी पहुंच तो पार्लियामेंट तक है, आपकी पहुंच तो आयुष मंत्री तक है, आपकी पहुंच तो प्रधानमंत्री तक है, हमारी पहुंच आप तक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि देश को बचाना है, आयुर्वेद से इलाज कराना है, नेचुरोपैथी से इलाज कराइए। और एलोपैथी से इलाज हो नहीं सकता, एलोपैथी कोई मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि एलोपैथी कभी एक्सेलेटर और ब्रेक को एक साथ लेके कोई दवा बना नहीं सकता। अगर एक साथ लेके दवा बनाएगा तो एक्चुअली वो आयुर्वेद दवा बन जाएगी, या वो नेचुरोपैथी बन जाएगा। इसलिए वो अलग अलग करके दवा बनाते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया आज प्रिंसिपली, साइंटिफिकली, क्यों एलोपैथ से कोई दवा बन नहीं सकती, और जितनी दवा बनेगी उससे जब इलाज करेंगे तो इंसान को ज़्यादा नुकसान होगा, फायदा कम होगा। इसीलिए आपने देखा कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में जितनी सारी दवाइयों को ट्राई करते जा रहे थे, सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा था, इंसान की मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी। ठीक इसी तरह से डायबिटीज़ का मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने ब्लड प्रेशर वाला एग्जाम्पल दिया, कोई भी और एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर कोई सर्जरी का एग्जाम्पल दिया, कि इन सारी चीज़ों से सिर्फ एक ही चीज़ होता है, हमारे बॉडी का जो गोल्डी लॉक जोन है, एंजियोजेनेसिस है, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए
फंडामेंटली एलोपैथिक से ना तो कोई दवा बन सकती है, फंडामेंटली कोई वैक्सीन नहीं बन सकती, और बनेगी भी तो वो इंसान को नुकसान ज़्यादा करेगी। ये मैंने आज इस पूरे में आपको बता दिया। तो दो तरह से इंसान बीमार हो सकता है। एक तो आप बीमार पड़ सकते हैं जब कोई फ्लू हो जाए, कोई वायरस अटैक करे, बैक्टीरिया अटैक करे, तो उसको बाहर फेंकने के लिए वो 3 दिन ही काफ़ी होते हैं। मैं तो चैलेंज से बोल रहा हूँ, वो 3 दिन काफ़ी होते हैं। मैंने तो हज़ारों पेशेंट देख लिए, आपने ने भी ज़रूर देखा होगा क्योंकि आप भी प्रैक्टिशनर हैं। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जो लाइफस्टाइल डिजीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, उनके लिए एक DIP डाइट, ये मैंने हजारों बार पहले ही बताया, आपने कई सारे वीडियोस में बताया, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं जो लोग नए हैं उनको एक बार बता देता हूँ। अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो जो डाइट मैं बताने जा रहा हूँ अगले 1 मिनट में, वो डाइट जैसे ही वो लेना शुरू करेगा तो डायबिटीज में 3 दिन लगेंगे ब्लड शुगर को कम होने में, यानी कि तीसरे दिन तक ब्लड शुगर की दवा उसको छोड़ना मजबूरी हो जाएगी भाई। तो इंसुलिन को आधा टेपर करना जरूरत पड़ जाएगी, नहीं तो वो ब्लड शुगर बहुत लो हो जाएगा। 7वें दिन तक ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन का पेशेंट हो जाएगा। 1 महीने में थायराइड की गोली को आधी करनी मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये पावर है हमारे नेचुरोपैथी फूड में। मैं DIP डाइट क्या है, एक बार देख ही लीजिए। DIP डाइट 3 स्टेप का होता है। स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ फल खाना है पेट भर के। कितना फल खाना है? आपका बॉडी वेट इंटू 10। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 70 kg है, इंटू 10 दैट बिकम 700 ग्राम तो खाना ही खाना है, कुछ और नहीं खाना है, ना पराठे, ना रोटी, ना चाय, ना बिस्किट, भूखे नहीं रहना है, फल खाना है और पेट भर के। और अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो मीठे फल खाने हैं, जैसे आम है, चीकू है, अंगूर है। आपने सही सुना, मीठे फल, जितने मीठे फल खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज घंटों में गायब होगी। ये हो गया डे 1, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी आप लंच और डिनर के लिए बैठेंगे, 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 प्लेट 2। प्लेट 1 में पहले कच्ची सब्जी रखेंगे, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी इत्यादि। कितना? आपका बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम। कम से कम इतना खाना है, इतना खाना है। उसके बाद छू सकते हैं प्लेट 2, जो कि आपके पसंद का फूड होगा, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उल्टा सीधा, पूरी भाजी सब डाल दीजिए, पेट भर के इसको भी खा लीजिए। मैं आपको बता सकता हूँ, जब ये खाएंगे ना 2-4 दिन बाद, आपकी भूख, आपकी मेटाबॉलिज्म इतनी बढ़ जाएगी कि ये आप बहुत ज्यादा खा पाएंगे। तो मैं आपको कुछ छोड़ने नहीं बोल रहा, मैंने सिर्फ एक चीज ऐड किया, पहले मैंने ऐड किया। और सिर्फ मैं इतना बोलता हूँ कि 2 चीजों को अवॉइड कीजिए। एक तो पैक्ड फूड, बिस्किट, कोई भी चीज जो फैक्ट्री से आती है ना, बिस्किट ब्रेड छोड़ दीजिए। और एक एनिमल फूड, जो भी चीज जानवरों से निकलती हो, चिकन, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, ये तो जानवरों से निकलती, छोड़िए। और स्नैक्स पे नट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स पूरे दिन भी खा सकते हैं, धूप में बैठिए जरा 40 मिनट तक रोज, मजा आ जाए। तो ये आपको करना है, दिस कॉल्ड DIP डाइट। मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, इट हैज बीन नॉट 12 ईयर्स, कि जब भी इस डाइट पे हम किसी भी पेशेंट रखते हैं, उसकी मजबूरी होती है कि वो दवाइयों को कुछ दिनों में छोड़ देता है। एंजाइना अगर है हार्ट में तो 1 महीना लगता है एंजाइना से ठीक होने में। अगर डायलिसिस का पेशेंट है, द मोमेंट ही स्टार्ट्स द डाइट, उसकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी आधी रह जाती है। जो लोग हफ्ते में 1 दिन जाते हैं वो 15 दिन में 1 दिन जाते हैं, जो हफ्ते में 2 दिन जाते हैं वो हफ्ते में 1 दिन जाते हैं। अब इस तरह से इमीडिएट आपको असर दिखता है, इमीडिएट, और धीरे धीरे एलोपैथी से पीछा छूट जाता है। तो ये, तो अब आज के माहौल पे क्या करना है आपके लिए, आगे मेरे पास कुछ है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब मेरे ये क्लोजिंग का टाइम आ गया, अगले 1 मिनट में मैं क्लोज करूंगा। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि देश का जो माहौल आप देख रहे हैं, लोग डरे घर में बैठे हुए हैं, उनके अंदर रियल थ्रेट है। उनको लग रहा है कि बाहर गोलियां बरसाई जा रही हैं, और जैसे ही बाहर निकलेंगे एक गोली उनको लगेगा सीधे और वो डेड हो जाएंगे। और जब मरेंगे तो कंधा देने के लिए भी कोई नहीं आएगा। आफ्टर ऑल कोरोना से मर रहे हैं, अछूत बीमारी, तो दुनिया में कोई भी अछूत के नाम से मरना नहीं चाहता। इसलिए आपने देखा होगा भारत में कोरोना डिटेक्ट होते ही कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया, और कई लोग ऐसे हैं कि कोरोना के टेस्ट के लिए गया, टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, पहले ही सुसाइड कर लिया। भारत की बात बता रहा हूँ, राइट। तो मुझे ऐसा लगता था कि मौत का डर सबसे एक्सट्रीम डर होता है, लेकिन अब मौत से भी ज्यादा बड़ा डर एक डाल दिया गया दिमाग में, वो है कोरोना का डर। इसीलिए तो लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से ज्यादा क्या होगा, कोई मरेगा, राइट। लेकिन ये मरने से पहले ही, कोरोना पॉजिटिव आने से पहले लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। ये बहुत खराब बात हो रही है। यहाँ जिम्मेदारी है, अगर आप नेचुरोपैथी को मानते हैं, जुड़े हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और हमारी है। जो बात मैंने आज को आपको बताया, मेन स्ट्रीम मीडिया को कभी नहीं बताएगी, क्योंकि उनका जो धंधा चलता है, उनका चैनल चलता है, वो स्पॉन्सर जहाँ से होता है, उन्हीं के खिलाफ वो कभी जाएगी नहीं। तो ये आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, नेचुरोपैथी कर सकती है, जयप्रकाश जी कर सकते हैं, आनंद बिहारी जी कर सकते हैं, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना। तो फिलहाल अपने लेवल पे मैंने आज कुछ किया है, यहाँ मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए कि 5 जून, जो कि पिछले हफ्ते चला गया, 5 जून से लेके अभी तक, तब हमने लॉन्च किया, इसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। अब देखिए, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट मतलब पूरे भारत में अभी मेरे पास 200 एक्सपर्ट मैंने खड़े कर दिए पिछले 3 महीने में, और जिनको, जो इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट है, इन्फ्लुएंजा, देखिए कोरोना एक इन्फ्लुएंजा है। कोरोना का भय घटाने के लिए आप उसका नया नाम दीजिए, कोरोना एक इन्फ्लुएंजा है। जैसे H1N1 इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा है, वैसे कोरोना एक इन्फ्लुएंजा है, कोरोना एक फ्लू है। कोरोना कोई अलग जानवर नहीं है, ये फ्लू है। तो इन्फ्लुएंजा तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पिछले साल आया था H1N1, इस साल कोरोना, अगले साल हंटा,
तो हमेशा के लिए एक सोल्यूशन मैंने बता दिया, और वो सोल्यूशन है नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। पिछले 3 महीने में मैंने 200 एक्सपर्ट तैयार कर दिए, जिनको कोरोना में या इन्फ्लुएंजा में या H1N1 में या किसी भी फ्लू की बीमारी में पेशेंट को कैसे नेचुरोपैथी से हैंडल करें, और उनकी अगर ब्रेथलेसनेस हो जाए, उनको इमरजेंसी में आ जाए तो क्या करें, वो सारी चीज़ें मैंने उनको अच्छी तरह सिखा दिया है। और ऐसे 200 हमारे एक्सपर्ट्स हैं, तो उनका नेटवर्क जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। अब मेरी आपसे गुजारिश है, पूरे देश में अगर किसी को भी कोरोना के सिम्टम आते हैं, किसी को भी इन्फ्लुएंजा के सिम्टम आते हैं, किसी का भी टेम्परेचर बढ़ता है, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने देखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो वो दरवाजे पे ही इंसान दम तोड़ देता है, लेकिन हॉस्पिटल उसको अंदर छाँव में बिठाता भी नहीं है। और प्राइवेट लोग तो एक बाहर रेट लिस्ट लगा हुआ है, जैसे रेस्टोरेंट के बाहर लगा नहीं रहता है, ये मुर्ग मसाला और चिकन और ये सब चीज़ों का रेट लगा है, वैसे रेट लिस्ट लगा है। एक कमरे का रेट लिस्ट 50,000, साथ में वेंटिलेटर का रेट लिस्ट 1 लाख। तो वो सबके चक्कर में पड़े नहीं। तो आप घर में बैठें और ये विश्वरूप.com/NICE NICE इसमें फॉर्म भर दें, और 2 घंटे के अंदर हमारे एक्सपर्ट का फोन आएगा, और वो तब तक आपके साथ रहेंगे वर्चुअली जब तक आप ठीक ना हो जाए, चाहे वो 3 दिन लगे या 14 दिन लगे। 3 से 5 दिन में मैक्सिमम पेशेंट हमारे ठीक हो रहे हैं। एक नंबर भी दिया है, वो नंबर आप हेल्पलाइन नोट कर लीजिए, ताकि जिसके पास इंटरनेट ना हो वो फोन करेगा कि मैं बीमार हूँ, मुझे फीवर लग रहा है, मैं क्या करूँ, तो हमारे एक्सपर्ट आपको हैंडल करेंगे। आधी रात को भी अगर वो फोन करेगा तो भी वो जवाब देंगे, और इनके उपाय नेचुरोपैथी में आपको पता ही है। और मैंने देखा है कि इसमें 100% सक्सेस रेट है। तो मैं 2 मदद मांग रहा हूँ। एक तो ये जो नेटवर्क हमने बनाया, ये फ्री सर्विस है, इसमें 1 पैसा किसी से नहीं लेंगे, चाहे कितने भी पेशेंट आए, चाहे उनको कितनी भी मदद करनी पड़े। 1 पैसा मैं किसी से नहीं ले रहा हूँ, ये फ्री सर्विस फॉर द नेशन है। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप ये नोट कीजिए, और जब इसको लोगों तक पहुंचाइए कि पूरे दुनिया में या पूरे देश में हमारे भारतीय कहीं भी रहते हो, अगर उनको फ्लू का सिम्टम आता है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पे हमें कांटेक्ट करें, मुझे कांटेक्ट करें, और 2 घंटे के अंदर, 2-3 घंटे में हमारे एक्सपर्ट्स उनको अलॉट हो जाएंगे। वो एक्सपर्ट्स उनको बताएंगे क्या खाना है, कितना खाना है, टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या करना है, ब्रेथलेसनेस हो गई तो क्या करना है, और कैसे इस कोरोना के जाल से और कोरोना के डर के जाल से बाहर निकलना है। जरूरी नहीं कि जब भी फ्लू होगा तो कोरोना हो, वो डेंगू भी हो सकता है, वो H1N1 भी हो सकता है, कोई भी और हो सकता है, लेकिन हमारा आइडिया दोबारा हेल्थ को वापस लाना। तो एक तो मदद ये चाहिए। दूसरा, देखिए मेरे पास सिर्फ 200 एक्सपर्ट्स हैं, जबकि आने वाले दिनों में इस महीने के अंत तक मुझे 1000 एक्सपर्ट्स की जरूरत है। तो आप में से जो लोग नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी प्रैक्टिस 10 साल से ऊपर हो गई है, या आप में से सुनने वालों में से कोई MBBS है, कोई BAMS है, कोई BHMS है, या फिर कोई ऐसा है जिन्होंने इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड से डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स किया है, कोई ऐसा है जिन्होंने लिंकन यूनिवर्सिटी से मेडिकल न्यूट्रिशन का कोर्स किया है या कर रहे हैं, या कोई ऐसा है जिन्होंने कोड ब्लू का ट्रेनिंग लिया है, तो इनमें से कोई भी अगर क्वालिफिकेशन आपको है, तो आप विश्वरूप.com/expert राइट, उसमें जाके आप भर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं इस नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट में अपना वॉलंटरी सेवा देना। तो आप भी हमारे एक्सपर्ट लिस्ट में आ जाएंगे, और मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा स्पेशल वीडियोस के माध्यम से कि आप कैसे हैंडल करेंगे किसी भी कोरोना के पेशेंट को, जिस तरह से डॉक्टर नीलेश पटेल और डॉक्टर पल्लवी पटेल ने पेशेंट हैंडल करके महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के उनके सुपरविजन में उनको ठीक करके दिखाया। तो वो टेक्निक आप सीखेंगे और आपको हम सिखाएंगे, और उसके बाद फायदा होगा कि तो देश का फायदा होगा आपकी वजह से। दूसरा, आपके आसपास इंक्लूडिंग यू, कभी अगर कोरोना हो गया तो आप चिंता ही नहीं करेंगे, बिकॉज आप खुद ही एक्सपर्ट हैं, लोगों को ठीक कर चुके हैं। तो आप निश्चिंत होकर आप अपना भी इलाज कर लेंगे, अपने दोस्तों का कर लेंगे। तो ये एक मुफ्त सेवा है देश के लिए। देखिए अभी तो देश के सामान्य लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, सेलिब्रिटीज भी बढ़ेंगे, बड़े बड़े बॉलीवुड के, मुझे पता है जब मूवी कोई रिलीज होगी उससे पहले तो वो अपने बिल से निकलते नहीं है। तो फिलहाल तो आपको और हमें ही आगे आके लोगों की मदद करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल हम इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, तो हमारा ही कर्तव्य है, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में है ही नहीं कोई, तो हमसे ज़्यादा अच्छा कोई और ये काम नहीं कर सकता। और ये काम सिर्फ अभी के लिए नहीं, आने वाले हर साल के लिए है। ये जो तमाशा है H1N1 का, डेंगू का, अब ये हंटा वायरस का तमाशा शुरू हो जाएगा, देखिएगा, ये तो चलता ही रहेगा। तो एक ही बार में एक ऐसा रोबोट सिस्टम बनाना, जो कि मैंने बनाया, NICE NICE नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जिससे पूरे देश की जनता को फ्री में सेवा मिल सके उन्हीं के घर पे। मैंने आपको पहले ही बताया था अपने मेरे पुराने वीडियो में। एक आखिरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े हॉस्पिटल ये ढोंस दिखाते हैं कि देखो हमारे पास तो वेंटिलेटर है, मैकेनिकल वेंटिलेटर, किसी को सांसें नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, राइट। तो हम डर जाते हैं कि भाई वेंटिलेटर है तो अगर कोई सांसें नहीं आएगा तो हम तो अटक जाएंगे। मैं आपको सिंपल बता दूं कि वेंटिलेटर में जो मौतें होती हैं, 94% लोग तो उससे बाहर आते ही नहीं है, और 6% लोग जो आते भी हैं उनमें से आधे लोग, 3 लोग तो कुछ एक महीनों के मेहमान होते हैं, वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। बाकी जो 3 बच्चे वो जिंदा लाश होते हैं। खाना खाना भी उनके खुद की बस की बात नहीं होती, उनका ब्रेन और उनके हार्ट और उनका लंग्स का जो कनेक्शन है वो कट चुका होता है, यानी कि वो डेड बॉडी की तरह ही होते हैं। ऑन द अदर हैंड,
एक नया वेंटिलेशन का टेक्निक है, नया नहीं पुराना टेक्निक है, लेकिन आप लोगों के लिए नया होगा। इसे कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन जो कि गरीब से गरीब इंसान भी अपने घर में प्रोन वेंटिलेशन कर सकता है। इसका सक्सेस रेट कोरोना पेशेंट में 100% है। कोरोना पेशेंट में इसका सक्सेस रेट 100% है। 15 में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोन वेंटिलेशन टेक्निक है, मैं आपको सिखाऊंगा। आप में से जो लोग एक्सपर्ट बनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी भी इंसान जिनकी सांसें नहीं चल रही हो ठीक से, 5 से 10 मिनट के अंदर प्रोन वेंटिलेशन यूज करके उसके सांसों की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन है, वो 20% बढ़ा सकते हैं 10 मिनट में 20%। और इतना ही बढ़ाना, इतना ही फासला होता है लाइफ एंड डेथ के बीच में, इससे ज़्यादा फासला नहीं होता है, इतना ही फासला होता है। राइट, जब किसी के बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन 70 से नीचे आ जाता है तो वो मर सकता है, ब्रेन डेड हो सकता है। लेकिन 90 से ऊपर होता है तो वो मर नहीं सकता, सब कुछ नॉर्मल होता है। तो वो 20% का ही वो होता है, और 20% बढ़ाना वो आपके हाथ का खेल है। और ये पहले किया जाता था 1970 से पहले, 1970 ऑनवर्ड्स। लेकिन अब क्या है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मैकेनिकल वेंटिलेटर आ गया, तो उसको बेचने के लिए, उसको दिखाने के लिए, एक्सक्लूसिविटी बताने के लिए वो प्रोन वेंटिलेशन टेक्निक जो है उसको छुपा दिया गया है। लेकिन खैर, मैं ये टेक्निक आप सबसे शेयर करूंगा अगर आप ये प्रॉमिस करेंगे कि आप वॉलंटियर बनने को तैयार हैं, लोगों को मुफ्त सेवा देने को तैयार हैं। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप हमें मुझे आई नो मुझे मौका देगा। जयप्रकाश जी का, डॉक्टर आनंद बिरादर का, डॉक्टर विनोद कश्यप जी का, आप सबका सबका धन्यवाद कि आप सबने सुना या सुनने की कोशिश की। और मेरे लायक कोई भी सवाल हो तो आप आयनो में अपने क्वेश्चन सबमिट कर दें। अगर वो क्वेश्चन मुझे ला के छाँट के दे देंगे, उसका आंसर मैं बना के एक वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ। और जाते जाते मैं ये बोलता हूँ कि हमारे देश में, कम से कम हमारे देश की धरती में, कोरोना से ना तो किसी को डरने की जरूरत है, ना किसी को मरने की जरूरत है। जरूरत है तो सिर्फ हमें, मुझे कॉन्टैक्ट करने की जरूरत है। ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हैं, आप कॉन्टैक्ट करने, ये लिख लीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बोलिए कि बड़े बड़े हॉस्पिटल जाके एक तो इतने पैसे दो, और ऊपर से वो डेड बॉडी वो भी प्लास्टिक में कवर होके आएगी, और सारा का सारा परिवार क्वारंटाइन हो जाएगा। उन सबसे छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि हम हैं, आप हैं, आयनो है। ऑल द बेस्ट।